हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन एमए ज्योग्राफी फाइनल के अंदर मृदा अपरदन की बात करेंगे। इंडिया के अंदर जो मृदा अपरदन है वो एक प्रमुख समस्या बनी हुई है और भारतीय जो मृदा है उसकी जो प्रमुख समस्या है उसमें मृदा अपरदन है वो मुख्य मानी गई है। मृदा का जो अपरदन होता है इससे मृदा के उपजाऊपन का ह्रास हो जाता है, उसकी उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है, वह मृदा अनुपजाऊ बन जाती है, वह बंजर बन जाती है। तो इसी कारण मृदा जो अपरदन है भारत में, यानी कि मृदा के अपरदन करने वाले जो कारक है वो दो हैं, जल और वायु। यानी भारत में अधिकांश मृदा का अपरदन जल के द्वारा होता है और इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में वायु के द्वारा भी मृदा का अपरदन होता है। लेकिन मित्रों, राजस्थान में मृदा अपरदन का मुख्य एक जो कारक है वो वायु अपरदन है। राजस्थान में वायु के द्वारा अपरदन ज़्यादा होता है और भारत में जल और वायु दोनों के द्वारा मृदा का अपरदन होता है। मृदा का जो अपरदन के प्रकार है जल के द्वारा, उसको अपन दो तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। एक है परत अपरदन और दूसरा है अवनालिका अपरदन। यानी मृदा अपरदन के दो प्रकार है, एक परत अपरदन है और दूसरा अवनालिकाएं अपरदन है। अब मित्रों, ये परत अपरदन जो होता है ये क्या होता है कि परत अपरदन का मतलब है कि जल के द्वारा कटाव करके मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो हटाई जाती है या जल के द्वारा बहाकर ले जाती है, तो उसको अपन परत अपरदन कहते हैं। और जो अवनालिकाएं अपरदन होता है, अवनालिकाएं अपरदन का मतलब होता है कि जो मुख्य नदी होती है उसके दोनों किनारों पर पानी के तेज कटाव के कारण गहरी खाइयाँ और नालियाँ निर्माण हो जाती है। इस गहरी खाइयों और नालियों को अवनालिकाएं अपरदन कहते हैं। जैसे चंबल नदी का जो बीहड़ क्षेत्र है वो अवनालिकाएं अपरदन के लिए जाना जाता है। तो जल के तीव्र कटाव के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का हटा देना ये परत अपरदन है, और जल के तीव्र कटाव के कारण नदी बेसिन के दोनों किनारों पर गहरी खाइयाँ और नालियों का निर्माण करवाना या नालियों का निर्माण होना अवनालिकाएं अपरदन कहलाता है। सबसे ज़्यादा जो भारत में जो अपरदन होता है वो परत अपरदन ज़्यादा होता है। बाढ़ के पानी की वजह से या ढलान भूमि है, बारिश के तीव्र पानी के कटाव की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत है वो हट जाती है, जिससे उसका जो उपजाऊपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और भारत में प्रमुख जो वर्तमान में समस्याएं बनी हुई है वो परत अपरदन की है। अब भारत में जल अपरदन से प्रभावित जो क्षेत्र है, कौन कौन से जल अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है जिससे परत और अवनालिकाएं दोनों अपरदन होता है। जैसे शिवालिक और हिमालय पर्वत के मुख्य जो मध्य और पूर्वी भाग है, शिवालिक का क्षेत्र है जहाँ भाबर और तराइन क्षेत्र का भाग है, वहाँ अपरदन ज़्यादा होता है। हिमालय के अंदर मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के अंदर, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के अंदर है वो जल अपरदन ज़्यादा होता है। इसके अलावा यमुना और चंबल नदी घाटियों में भी जल अपरदन अधिक होता है। यमुना के अंदर यानी उसकी सहायक नदियां जब भी आती है और यमुना में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तब भूमि का कटाव अधिक होता है, जल के द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक होता है। और चंबल नदी है, चंबल नदी के द्वारा अवनालिकाएं अपरदन ज़्यादा होता है। अवनालिकाएं अपरदन है वो चंबल नदी के द्वारा ज़्यादा होता है। इसीलिए चंबल नदी का जो अवनालिकाएं अपरदन वाला क्षेत्र है उसको बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उसको बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसीलिए भारत में जो सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र जो चंबल और यमुना नदी के बेसिन क्षेत्र में पड़ते हैं, जैसे सर्वाधिक जो बीहड़ क्षेत्र है
वहाँ उत्तर प्रदेश में है जो सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में जो चंबल बेसिन का क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र है। इसके अलावा बिहार के अंदर यानी कि बीहड़ क्षेत्र है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल, ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र पाया जाता है। तो यमुना और चंबल नदी की जो घाटियाँ हैं वहाँ पे परत अपर्दन अधिक होता है, जल के द्वारा अपर्दन अधिक होता है, और इन पर यानी कि जल के द्वारा अपर्दन होने से वहाँ बीहड़ क्षेत्र अधिक विकसित हो गए हैं या बीहड़ क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ अवनालिकाएँ अपर्दन के द्वारा नालियाँ और खाइयाँ बन जाती है, भूमि बिल्कुल अनुपजाऊ और बंजर जैसी बन जाती है, उसको अपन बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान के अंदर जो बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक है वो धौलपुर में है, करौली में है और शर्व यानी कि सवाई माधोपुर में है। जहाँ चंबल बेसिन का क्षेत्र है वहाँ बीहड़ क्षेत्र अधिक है। इनके अलावा जो उत्तरी पूर्वी भारत है, उत्तरी पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है जिसमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, मणिपुर, मेघालय, इन क्षेत्रों में भी जल के द्वारा अपर्दन अधिक होता है, जल के द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक होता है। उत्तर प्रदेश का जो ब्रजभूमि क्षेत्र है वो गंगा और यमुना की सहायक नदियों के द्वारा जल के द्वारा अपर्दन अधिक होता है। पश्चिमी घाट की पर्वतीय क्षेत्र, ये जो पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ भी जल के द्वारा अपर्दन अधिक होता है। पश्चिमी घाट की जो यानी पर्वतीय क्षेत्र है जिसको अपन सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहते हैं, वहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है और मानसून की दस्तक के साथ में वहाँ तेज़ और मूसलाधार जो बारिश होती है, जिसकी वजह से पश्चिमी घाट का जो पर्वतीय क्षेत्र है वह मिट्टी का कटाव अधिक होता है, ढलानी क्षेत्र है। इसके अलावा बंगाल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल के द्वारा अपर्दन अधिक होते हैं। तो भारत में 6 ऐसे जल अपर्दन प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ जल के द्वारा अपर्दन ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से पूरी भूमि है वो बंजर हो जाती है। यदि भारत में बंजर भूमि की बात करें कि बंजर भूमि भारत के अंदर, तो बंजर भूमि जो बनती है उसमें सर्वाधिक जल अपर्दन के द्वारा बनती है, यानी कि जल अपर्दन के द्वारा 56% भारत में कुल भूमि का अपर्दन का 56% है वो जल के द्वारा अपर्दन होता है सर्वाधिक, यानी कि जो बंजर भूमि का निर्माण होता है। तो बंजर भूमि में सर्वाधिक जल अपर्दन योगदान है और उसमें 56% रोल जल अपर्दन का होता है। इसके अलावा 28% वन भूमि क्षरण होता है, जहाँ वनों की कटाई हो जाती है और धीरे धीरे जल के द्वारा अपर्दन होकर के भूमि है वो बंजर हो जाती है। इसके अलावा 10% है वो भूमि यानी कि पवनों के द्वारा अपर्दित होती है, 10% पवनों के द्वारा अपर्दित होती है, और 6% है वो भूमि है लवण और क्षारीयता की वजह से बंजर हो जाती है। तो भारत में जो भूमि बंजर हो रही है उसमें जल अपर्दन के द्वारा सर्वाधिक है। 28% भूमि वन भूमि क्षरण, वनों की कटाई की वजह से भूमि का अपर्दन होने से बंजर हो जाती है। 6% लवणीय और क्षारीयता के कारण भूमि बंजर हो जाती है, और 10% है वो पवनों के द्वारा अपर्दन से भूमि है वो बंजर हो जाती है। तो मित्रों, भारत में बंजर भूमि से यानी कि मिट्टी का अपर्दन वो अधिक होने लगा है। और यदि अपन जल के अलावा वायु अपर्दन की बात करें कि वायु अपर्दन से, तो वायु के द्वारा अपर्दन है वो पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में अधिक होता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो मृदा का अपर्दन होता है वायु के द्वारा होता है। भारत में पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा के अंदर वायु के द्वारा अपर्दन अधिक होता है। यदि वायु और जल दोनों के द्वारा अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है भारत में, तो वो भारत के मैदानी भागों में जहाँ वर्षा ऋतु में जल के द्वारा और शुष्क मौसम में वायु के द्वारा अपर्दन का कार्य होता है। ज़्यादातर भारत के में जो मैदानी भाग है उसमें वर्षा काल के अंदर जल के द्वारा अपर्दन अधिक होता है, और जैसे ही मौसम शुष्क आता है तो वायु के द्वारा
अपर्दन अधिक होता है। तो ये जल और वायु के द्वारा अपर्दन है। अब ये मृदा अपर्दन क्यों हो रहा है, इसके क्या रीजन हैं, इसके क्या कारण हैं? यदि अपन इस कारणों की चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा महन कारण है कि तीव्र और मूसलाधार वर्षा की वजह से, जब भी तीव्र और मूसलाधार वर्षा होती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ मृदा अपर्दन अधिक होता है। अगर गर्मियों के मौसम में जो पश्चिमी तीव्र हवाएं बहती है, उसकी वजह से भी मृदा का अपर्दन अधिक होता है। भूमि के तीव्र ढाल, अगर भूमि का ढाल तीव्र होता है तो बारिश के समय मिट्टी की ऊपरी परत है वो कट जाती है, और मिट्टी के अंदर हल्कापन है, बिल्कुल कठोर नहीं है, हल्कापन है, तब भी मृदा का अपर्दन अधिक होगा। वनों की कटाई के कारण मृदा का अपर्दन अधिक हो रहा है। सबसे मेन जो मुख्य कारण सामने आ रहा है वर्तमान समय के अंदर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वनों का जो कटाव है वो अधिक हो रहा है, और पूरा पर्वतीय क्षेत्र, ढलानी और पठारी जो क्षेत्र है वो वनों से विहीन क्षेत्र बन रहे हैं। इन वनों से विहीन क्षेत्र होने के कारण वहाँ यानी कि हल्की सी बारिश होने पर भी मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है, और जिससे मृदा अपर्दन एक गंभीर समस्या का रूप ले रहा है, गंभीर समस्या लेकर के वर्तमान में उभरी है। तो वनों की कटाई सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा अतिचारण है पशुओं का, जो पशुपालन का जो यानी कि अतिचारण होता है या उनका संचरण होता है, तो पशुओं के संचरण से ज़्यादातर यानी कि मिट्टी है वो बिल्कुल कठोर और बंजर हो जाती है, मिट्टी है वो कठोर और बंजर हो जाती है, जिससे भी मृदा का अपर्दन होता है। और अवैज्ञानिक कृषि, जैसे डाल के समानांतर खेत की जुताई या फसलों चक्र को ना अपनाना, अत्यधिक सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग करना, ये भी ऐसे कारण हैं जिससे मृदा का अपर्दन होता है। झूमिंग कृषि से भी मृदा का अपर्दन होता है। बार बार यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पति को काट कर जलाया जाता है, खेत को साफ किया जाता है और वापस ये स्थिति दूसरी जगह अपनाई जाती है। इससे वनों का कटाव हो जाता है और मिट्टी यानी कि मिट्टी का अपर्दन शुरू हो जाता है। विकास कार्य जैसे खनन कार्य की खुदाई करना, सड़क बांध निर्माण कार्य, ये ऐसे कार्य है जिससे मृदा का अपर्दन अधिक होता है। ज़्यादा से सड़क निर्माण करना, बांधों का निर्माण करना, अन्य जो भवन निर्माण है, खनिजों की खुदाई करना, तो खनिजों की जो खुदाई से मृदा का अपर्दन अधिक होने लगा है। भारत में ये गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है कि जहाँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, ढलानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहाँ खनिजों की खुदाई अधिक होती है और पूरे भाग के अंदर वनस्पति को काट दिया जाता है, खड्डों से युक्त कर दिया जाता है, भूमि बंजर हो जाती है। बारिश के अंदर वो मिट्टी होती है वो यानी कि कटकर पानी के साथ में बह जाती है। तो इस प्रकार से खनिजों के कटाव, बांध निर्माण, ये ऐसे कार्य हैं जिससे मृदा अपर्दन अधिक होता है। तो ये मुख्य यानी कि 8-9 ऐसे कारण हैं जिससे मृदा का अपर्दन होता है। भारत में मृदा अपर्दन की समस्या से जो प्रभावित प्रमुख क्षेत्र है, भारत में मृदा अपर्दन से प्रभावित जो यानी प्रमुख क्षेत्र है जिसमें जल और वायु दोनों यानी शामिल है। तो पहले अपन ने जल अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, फिर वायु अपर्दन के बारे में पढ़ा, फिर दोनों का है। अब जो मृदा अपर्दन से प्रभावित भारत में प्रमुख क्षेत्र है, चाहे वो जल से हैं या वायु से हैं या खनिज क्रियाओं से हैं या वनों की कटाई की वजह से हैं या अतिचारण की वजह से हैं, ये मृदा अपर्दन की समस्या से प्रभावित भारत के प्रमुख क्षेत्र हैं। उसमें मुख्य पहला है कि मध्य भारत में चंबल और यमुना और उसकी सहायक नदियों की घाटी है। मध्य भारत के अंदर यमुना और चंबल नदियों और उसकी सहायक नदियों की जो घाटी है, इस क्षेत्र में 37 लाख हेक्टेयर भूमि मृदा अपर्दन की समस्या से ग्रसित है, जिसमें 20 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और ये भाग अवनालिकाएँ अपर्दन से बुरी तरह प्रभावित है। इस क्षेत्र की मिट्टी काफ़ी हल्की है। वनस्पतियों के आवरण के अभाव में मृदा का अपर्दन काफ़ी तीव्र गति से होता है
और यहाँ 15 से 20 फीट यानी गहरे खड्डे और बीहड़ बन जाते हैं। तो इसी वजह से वर्तमान के अंदर जो चंबल और यमुना नदी की जो घाटी है इसमें मृदा अपरदन की सबसे ज़्यादा समस्या है। और सबसे जो प्रमुख इसमें समस्या है वो है अवनालिका अपरदन से पूरी भूमि है वो बीहड़ हो गई है। दूसरा जो मृदा अपरदन समस्या से प्रभावित भारत का प्रमुख क्षेत्र वह है उत्तरी पूर्वी भारत है। तो उत्तरी पूर्वी भारत में इसे रेंगती हुई मिट्टी का क्षेत्र भी कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर जो मृदा अपरदन होता है उसे रेंगती हुई मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। और इस भाग में 60% भूमि गंभीर रूप से मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इसका कारण यहाँ है वनों की कटाई होना, जूमिंग कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि और भारी वर्षा। ये ऐसे कारण हैं जिससे उत्तरी पूर्वी जो भारत है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ मृदा का अपरदन अधिक होता है। हिमालय और शिवालिक जो क्षेत्र है, वनों की कटाई और कृषि कार्य के विस्तार के कारण असम, कुमायूं हिमालय में ये समस्या अधिक उभरी है। हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी इस समस्या का जो कारण है वो अतिचारण है। तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अंदर जो यानी कि प्रवास पशुचारण होता है, जिसकी वजह से अतिचारण से मृदा का अपरदन होने लगा है। छोटा नागपुर का जो प्रदेश है, इस क्षेत्र में मृदा अपरदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है वो वनों की कटाई है। तो छोटा नागपुर का पठार है, ये भारत में खनिजों का भंडार है। खनिजों के उत्खनन की वजह से और अन्य इंडस्ट्रीज कार्यों की वजह से यहाँ दिनों दिन वनों की कटाई हो रही है, जिससे यहाँ मृदा अपरदन एक महत्वपूर्ण समस्या लेकर के उभरी है। मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान के ज़िले आते हैं जहाँ वायु के द्वारा यानी कि मृदा अपरदन की क्रिया अधिक प्रभावित है। और गर्मियों के मौसम में पश्चिमी हवाओं की वजह से यहाँ वायु का अपरदन यानी अधिक होता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र है, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी मृदा अपरदन की गंभीर समस्या बनी हुई है। भारत में मृदा अपरदन की समस्या के निपटने के लिए सरकार के द्वारा 1953 में केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड, सेंट्रल सॉइल्स कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना 1953 के अंदर की गई थी और इसके 3 उद्देश्य रखे गए थे। 3 उद्देश्यों में पहला उद्देश्य था कि असमतल जो उबड़ खाबड़ भूमि है उसको कृषि योग्य बनाना। दूसरा, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करना। और तीसरा है वर्तमान कृषित भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना। इन 3 एम्स के साथ में सेंट्रल सॉइल्स कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और इन बोर्ड के द्वारा और भारत के सरकार के द्वारा मृदा अपरदन रोकने के क्या उपाय किए गए हैं, कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। तो मृदा अपरदन रोकने के लिए जो उपाय है उनमें है, एक तो वृक्षारोपण करना, विशेषकर जो पहाड़ी ढालों वाला भाग है या बंजर भूमि है या नदियों के किनारे हैं, इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण होना ज़रूरी है ताकि वृक्ष होते हैं वो मिट्टी को अपनी जड़ों में बांध देते हैं, जिससे बारिश की वजह से मिट्टी का कटाव कम होता है, परत अपरदन बिल्कुल कम होता है। तो ये पहला उपाय है। दूसरा है कि अतिचारण को नियंत्रित करना। जहाँ पशुओं का अतिचारण ज़्यादा होता है उनके खुरों की वजह से मिट्टी है वो यानी कि कमज़ोर हो जाती है और कठोर हो जाती है, जिससे मृदा का अपरदन होता है। तो उन पर भी रोक लगनी चाहिए, नियंत्रण होना ज़रूरी है। फसल चक्र की कृषि पद्धति को अपनाना। एक ही फसल एक ही क्षेत्र में बार बार बोने की वजह से भूमि क्षारीय या लवणीय हो जाती है, या गैर सिंचाई की वजह से भूमि बंजर हो जाती है। तो या फिर यानी कि ज़्यादातर भूमि हल्की और कमज़ोर हो जाती है, जिससे जल के द्वारा कटाव अधिक होता है। तो बार बार यानी कि बदल बदल करके फसल
बोना चाहिए और एक फसल चक्र भी अपनाना चाहिए, जिससे भूमि को परती भी छोड़ा जा सके। जल के तीव्र वेग को रोकने के लिए मेड़बंदी करना, और जहाँ जहाँ जल का तीव्र यानी प्रवाह हो रहा है वहाँ पे मेड़बंदी होना चाहिए, ताकि खेत का पानी खेत में ही रुकेगा और जिससे मिट्टी का जो कटाव है वो कम होगा। समोच्च रेखीय और ढाल के लंबवत जुताई करना, समोच्च रेखीय और ढाल के लंबवत यानी जुताई करना। तो समोच्च रेखीय जो जुताई होती है उसका मतलब होता है कि पहाड़ी ढलानी क्षेत्रों के अंदर ढाल के समानांतर खेतों का निर्माण किया जाता है और एक पतली पट्टी के रूप में, चौड़ाई कम और लंबाई अधिक, जैसी ऊंचाई है उसी समान ऊंचाई वाले पट्टी नुमा खेत बनाए जाते हैं। उसमें जो कृषि होती है उसको अपन समोच्च रेखीय कृषि होती है। वह जो कृषि होती है वो पहाड़ी ढलाई के लंबवत होती है। इससे मिट्टी का कटाव होता है वो कम होता है। ऊबड़ खाबड़ जो भूमि है उसको समतल करने से भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। स्थानांतरण कृषि है उसको रोक लगाना चाहिए, क्योंकि बार बार स्थानांतरण कृषि होने की वजह से वनस्पति का कटाव होता है और भूमि का अपरदन भी अधिक होता है। पट्टीदार कृषि को अपनाना ज़्यादातर, यानी कि जो सीढ़ीनुमा कृषि है उसको अपनाना, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, ढलानी क्षेत्रों के अंदर बारिश के समय मिट्टी का कटाव है वो कम होता है। इसके अलावा कृषित भूमि को परती या खुला कम छोड़ना, भूमि को वनस्पति गुहाल के आवरण से ढककर रखा जाए ताकि मृदा में नमी की मात्रा बनी रहे। इनके अलावा जो भूमि है उसको परती या खुला कम छोड़ा जाए, उसमें ऐसी घास यानी कि विकसित की जाए ताकि उसमें भूमि में सूखापन नहीं आएगा, नमी बनी रहेगी, जिससे वायु के द्वारा वह कटेगी भी नहीं। समुचित उर्वरक और सिंचाई के द्वारा मृदा की उपजाऊपन शक्ति को बनाए रखना, और जो भी जैविक खाद है और जो समुचित सिंचाई है उसके द्वारा यानी कि मृदा के अंदर जो उपजाऊपन है वो हमेशा बरकरार रखना, बनाए रखना, ताकि अधिक से अधिक फसलों का उपजाऊ हो सके, उत्पादन हो सके और मिट्टी है वो यानी बंजर भी न हो। तो इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए जिससे भारत के अंदर मिट्टी का जो अपरदन है, मृदा का जो अपरदन है उसको रोका जा सकता है।